भाजपा का कैडर हमारे साथ है, कांग्रेस का कैडर कहाँ है देरा में? कैडर आपकी परिभाषा में क्या है, क्या होता है? बीजेपी की परिभाषा में कैडर किस तरह से देखते हैं आप? थ्योरेटिकल बात करके कोई फायदा नहीं। चुनावों से पहले फ्रंट फुट पे थे, हर किसी की आंख मुकेश अग्निहोत्री पर थी कि मुकेश अग्निहोत्री विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर। फिर वो कल्चर कहाँ गया? बीती ताई बिसार दे आगे की सुधी ले। आज भी ट्रोलिंग होती है तो मुकेश अग्निहोत्री के नाम से ट्रोल शुरू होता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और हकीकत में हो नहीं पा रहा है। लेकिन बकाया इश्यूज पे तो मुकेश अग्निहोत्री टारगेट पे है ना। आप बताएं ना कि जो नेता प्रतिपक्ष के नाते जो मैंने अनाउंसमेंट्स की थी, आप बताओ कौन सी पूरी नहीं हो रही है? कहीं ना कहीं बजट इश्यूज आ रहे हैं, उधार की व्यवस्था वाली बात आ रही है, जो 16th फाइनेंस कमीशन है वो ऑब्जेक्शन लगा रहा है। क्या आपकी सरकार ने खर्चे सीमित किए सर? जो भी प्रदेश में कॉस्ट कटिंग की बात है, आज 1.5 साल होने जा रहा है, कोई आदमी अप्रिशिएट नहीं करता। आप सरकार ने आप देखें कि वही पुरानी गाड़ियों में सब चल रहे हैं। यहाँ भी हम आय का साधन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पे पग पग पे जो है ये लोग अडंगे लगा रहे हैं। जयराम जी के टाइम में रिसोर्स जनरेशन की एक भी कमेटी की मीटिंग नहीं हुई 5 साल। ये चाहें तो सारे का सारा कर्जा माफ़ कर दें। लगता है आपको कर्जा माफ होगा? नहीं, इन तिलों में तेल थोड़ा नहीं है। हमारा तो जो पिछली बार हवाई अड्डे के लिए जो ग्रांट थी, वो ग्रांट नहीं दी इन्होंने। तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि कांगड़ा को टूरिज्म का जो वो बनाया जाएगा, उसको हब बनाया जाएगा, जब आपके पास मंदिरों तक के लिए इन्होंने हाथ खड़े किए हैं? आम पब्लिक भी तो डिस्टर्ब है सर इस सारे मसले में। कांगड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है तो आपको क्या ऐतराज है? या तो एक तरफ सरकार कहती है कि हमारे पास बजट नहीं है, हमारे हाथ खड़े हैं, दूसरी तरफ हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स। तो ये आईवॉश है या हकीकत में कुछ है? प्रदेश की फाइनेंशियल स्थितियां ऐसी नहीं है कि हम जो है इतना पैसा निकाल सकते। अंग्रेज शिमला रेल ना पहुंचाते तो आज दिन तक शिमला रेल नहीं पहुंचनी थी। जेपी नड्डा का नाम आता है कि बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, अनुराग ठाकुर कद्दावर नेता थे, अब वो भी एक तरह से साइडलाइन हाशिए पे हैं। तो कांग्रेस यहाँ पे पाँव नहीं जमा पाई। 4 जो लोकसभा की सीटें थी, चारों की चारों आप लूज कर गए। अब यहाँ पे एक नारा चला कि 1 वोट पीएम को, 1 वोट सीएम को। क्या राहुल गांधी के सपने को पूरे करने के लिए हिमाचल कांग्रेस की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी? हमारे पास एक बहुत बड़ी चुनौती थी सरकार को स्टेबल करने की। कभी पूछा हाईकमांड ने कि भैया क्यों इतनी एक सीट भी नहीं दी? ये जो सारा खेल हुआ, इसमें ये भी बात आ रही है कि कुछ एक कांग्रेसी और भी शामिल थे। अरे हिमाचल, आप हमारे को अप्रिशिएट क्यों नहीं करते कि हमने अपनी सरकार जयराम एंड पार्टी नारे लगाएं, सड़कों पे जाएं। परिंदा क्या जी, 6 दाने चुप के ले गया, दूसरा परिंदा भाजपा वालों का। दाने चुप के ले गया तो गले से निकाल भी लिए। यहाँ पर कमलेश भाभी को आप किस मार्जिन से देख रहे हैं? अब एक तरफ निर्दलीय थे जो बार बार कह रहे थे कि सरकार हमारे को नहीं सुनती, एक तरफ ऐसी शख्सियत आ गई जिसको सरकार क्या सब सुनेंगे। आप यहाँ पर नजर आ गए, पूरी टीम कांग्रेस की नजर आ गई, लेकिन जिस तरह से बीइंग ए कांग्रेस प्रेसिडेंट प्रतिभा सिंह को यहाँ पर नजर आना चाहिए था वो नहीं आई। अब क्या मैं ये मानूं कि जो पुरानी रिवायत है वो चली हुई है? आपको कोई बहुत बड़ी खबर नहीं मिलने वाली। सो कॉल्ड, मैं सो कॉल्ड शब्द इस्तेमाल करूंगा, जो लीडर्स हैं वो या तो कमलेश भाभी को अपनी शक्ल दिखा रहे या सुखू भाई को अपनी शक्ल दिखा रहे, वहां पर नहीं जा पा रहे हैं जहां पर उनको जाना चाहिए, यानी वोटर्स तक। मुख्यमंत्री जी को का हल्का है। एक बात आ रही कि 3.5 साल हमारी सरकार है, क्या 3.5 साल के बाद बीजेपी के आने के सार दिख रहे हैं आपको? 3.5 साल के बाद अब आप लोग तो चाहते हैं कि कर्फ्यू लगा दो, कि ये भी ना कहो कि हमारी सरकार है। द्वारा साहब से मिल गया यार, मत्था टेक दे। नहीं, मैं तेनू दसन लगी है कि साडा एमएलए किथे घूम रहा बैठ। डॉक्टर साहब कैसे देख रहे हैं आप इस हेल्थ को, कि हेल्थ इज वेल्थ है या कुछ और है? रत्नों के रत्न संजय रत्न, आप चमचमाती हुई क्या टिप्पणी करने चाहेंगे इसमें? चुकिया फोन नहीं दिक्कत नहीं, चुकिया ना फोन। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया, देहरा, बिल्कुल हॉट सीट, और उसकी क्या एक अहमियत है ये आजकल यहाँ पर नज़र आ रहा है। और आज मेरे साथ अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री हैं और तमाम जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं, जो आगे संभालने वाले भी हैं, जो नेक्स्ट यंग लीडरशिप, वो भी नज़र आ रही है आपको। तो मैं सीधा मुकेश भाई के पास चलता हूँ। भाई साहब, स्वागत आपका देरा में। धन्यवाद।
कैसा लग रहा है देरा आके? अच्छा लग रहा है। देरा पे कांग्रेस काबिज होने जा रही है। देरा से कांग्रेस का उम्मीदवार जो है थम्पिंग मार्जिन से जीतने जा रहा है और श्रीमती कमलेश ठाकुर जो है उनको एमएलए बनने में 7-8 दिन का समय बाकी रहा है। तो देरा से वो सिग्नल्स मिलने शुरू हो गए हैं और आज हमने जैसे मीटिंग्स की हैं और हमारे लीडर सारे यहाँ पे वोट मांग रहे हैं। तो आने वाले टाइम में सिर्फ इलेक्शन के लिए आप इसको हॉट सीट मत कहो। देरा फॉर ऑल टाइम्स टू कम एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। ये एक दिन की बात नहीं है, ना ही ये है कि ये जो जब तक चुनाव है। जाहिर तौर पे कमलेश जी के जीतने के बाद देरा के लोगों का पावर हाउस से सीधा संपर्क जुड़ने जा रहा है। ठीक है, आपकी बात मान ली। आप मंचों से अक्सर ये बात कर रहे हैं। एक दूसरी चीज़ सामने आ रही है कि भाजपा का कैडर हमारे साथ है, कांग्रेस का कैडर कहाँ है देरा में? ऐसा है कि जो बात यहाँ पे आप पूछ रहे हैं यही बातें और जगह भी उठाई जाती रही हैं। इतने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये क्या कैडर नहीं है? मैं उसी काम ये क्या कैडर नहीं है? अभी हम मीटिंग करके आए हैं, वहाँ पे जो मंच पे बैठे हुए लोग थे, पंचायतों के प्रधान थे और कांग्रेस के लीडर थे। कैडर आपकी परिभाषा में क्या है, क्या होता है? बीजेपी की परिभाषा में कैडर किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, ऐसा है कि इन्होंने बहुत पन्ना लाल हीरा लाल बना के रखे थे और बहुत बड़ी बड़ी मीटिंगें कर रहे थे। चुनाव तो कांग्रेस जीती, पन्ने हीरे रह गए वहीं पे और चुनाव हम जीते, हमारी 40 सीटें आई। तो इसलिए जो है थ्योरेटिकल बात करके कोई फ़ायदा नहीं। चलिए मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। 40 सीटें आई, आप चुनावों से पहले फ्रंट फुट पे थे, हर किसी की आंख मुकेश अग्निहोत्री पर थी कि मुकेश अग्निहोत्री विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर। फिर वो कल्चर कहाँ गया? ऐसा है कि इस समय देरा का चुनाव हो रहा है और हम देरा जीतने की बात कर रहे हैं। 3 सीटों पे जिन पे चुनाव हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। बीती ताही बिसार दे आगे की सुधी ले। आगे की आप बात करें कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे पूरी तरह हिमाचल प्रदेश में मजबूत है। हम पार्टी के बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं, अदना से कार्यकर्ता हैं और हमें अपनी पार्टी के लिए काम करना है, किसी भी स्थिति में काम करना है। सारी चीज़ें पावर के लिए होती हैं, सत्ता के लिए होती हैं, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। आज भी ट्रोलिंग होती है तो मुकेश अग्निहोत्री के नाम से ट्रोल शुरू होता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और हकीकत में हो नहीं पा रहा है। चाहे कोई भी मसला ले लो आप, हालांकि उसकी जो पेंशन जो महिलाओं को 1500 रुपये वाली बात है वो आप कर रहे हैं, लेकिन बकाया इश्यूज़ पे तो मुकेश अग्निहोत्री टारगेट पे है ना। ऐसा है कि अगर महिलाओं को 1500 रुपया देना है, ये हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। आप बता दें कि कहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कैबिनेट में, या आप 1.5 साल में बता दें कि कहाँ पे कैबिनेट ऑफ ओपिनियन आपको मिला है चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर में। जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है ओपीएस को लेके, वो हमने लागू किया है। मैं इसी मुद्दे पे वो हमने ओपीएस को लेके जो है हमने लागू किया, ठोक बजा के लागू किया है। उल्टा बीजेपी को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वो ओपीएस के बारे में उनका क्या स्टैंड है। उन्होंने आज दिन तक एक बार भी नहीं बताया कि ओपीएस पे उनका स्टैंड क्या है। हम तो कह रहे हैं कि हमने ऐलान किया था, हमने देना शुरू कर दिया और लोगों को मिल रहा है। लोग बता रहे हैं कि जो रिटायर हो रहा है कि हमें मिल रहा है। लेकिन भाजपा, ये तो पूरा प्रदेश जानता है कि अगर भाजपा जरा सी भी मजबूत हो प्रदेश में तो ओपीएस बंद हो जाएगा। जरा सा भी मजबूत हो तो 1500 रुपये देने की बात जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश के लोगों को इन 2 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स को जारी रखने के लिए कांग्रेस की राजनीतिक इच्छा शक्ति को देखते हुए हमारा साथ देना चाहिए।
तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप बताएं ना कि जो नेता प्रतिपक्ष के नाते जो मैंने अनाउंसमेंट्स की थी, आप बताओ कौन सी पूरी नहीं हो रही है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि अगर ओपीएस की बात करी, रोजगार में अच्छी बात है, किसी का बुढ़ापा जो है उसको सुरक्षित करना, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बजट इश्यूज आ रहे हैं, उधार की व्यवस्था वाली बात आ रही है, जो 16th फाइनेंस कमीशन है वो ऑब्जेक्शन लगा रहा है, तो इन चीज़ों से कैसे निकलेंगे आप? एक्चुअली ऐसा ना, लोगों को ये पता ही नहीं है अभी तक कि 16वां वेतन आयोग कब आएगा, कब आ रहा है, कब उसने रिकमेंडेशन देनी है। 16वां ये जो वित्त आयोग आ रहा है, ये अगले साल अक्टूबर 25 में जाके अपनी रिकमेंडेशंस देगा। आइए ग्रीड सर। तो लोग सोच रहे हैं पता नहीं वो आज से लागू हो जाएगा। अभी तो एक साल जो है पिछले कमीशन का चलना है। सर पैसा किस तरह से आएगा? हर 19,000 करोड़ से ऊपर लोन चला गया। अरे ऐसा है कि अब देश में किस सरकार पे लोन नहीं है, पहली बात तो है। केंद्र की सरकार पे लोन नहीं है क्या? तो केंद्र की सरकार पे लोन नहीं है। प्रदेश में अगर लोन है तो उसकी रीपेमेंट भी है। हम मैक्सिमम पैसा जो है 15% पैसा रीपेमेंट में दे रहे हैं हम। जो कर्ज उठाया हुआ है, इन कर्जा तो इन्होंने उठाया। 85,000 करोड़ रुपए का कर्ज और देनदारी हमें जयराम दे के गए हैं। उनकी भरपाई करने के लिए, उनकी अदायगी करने के लिए भी कर्ज उठाने पड़ रहे हैं। और फिर ऐसा तो है नहीं, कर्ज की एक लिमिट है। कोई भी प्रदेश जो है एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर कर्जा ले ही नहीं सकता, क्योंकि लिमिटें निर्धारित हैं। और हमें तो फाइनेंशियल तौर पे केंद्र सरकार ने बहुत परेशान करने की कोशिश की है। हमारा उन्होंने कर्ज की सीमा घटाई है, हमारा उन्होंने जो है जो फॉरेन फंडिंग का कैप है वो उन्होंने लगाया है। उन्होंने हमें जीएसटी की जो कंपनसेशन देनी बंद की है। हमें जो है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, हिमाचल प्रदेश जब बना था उस समय भी पता था कि ये फाइनेंशियल तौर पे वाइबल स्टेट नहीं है। उस वक्त की लीडरशिप को सेटिस्फाई करने के लिए, डॉक्टर परमार और उनके साथियों को सेटिस्फाई करने के लिए, उन राजनीतिक ज़रूरतों को देखते हुए हिमाचल बना है। फाइनेंशियल चीज़ों को देखते हुए हिमाचल नहीं बना था। उस समय भी पता था कि हिमाचल फाइनेंशियल तौर पे केंद्र पे आश्रित रहा था, इसीलिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट की बात होती रही। और हिमाचल प्रदेश को लिबरल रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलनी चाहिए। 14वें वित्त आयोग ने हमें 40,000 करोड़ रुपए दिया और 15वें वित्त आयोग ने हमें लगभग 36,000 करोड़ रुपए दिया। अब 16वां वित्त आयोग आ रहा है, हमें अगर 50,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती है, तब प्रदेश जो है आर्थिक तौर पे आगे बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पे कोई और साधन तो है नहीं। कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाहें हैं, उनकी पेंशनें हैं, फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ हैं। और एक देश में, एक प्रदेश में अपने लोगों को रोज़गार का अधिकार देना, रोटी का अधिकार देना, ये तो ज़रूरी है। इसलिए जो है हमने वित्त आयोग को कहा है, जो अभी वित्त आयोग आया, पहली स्टेट वो हिमाचल प्रदेश में आए। अभी उनको पूरे देश में घूमना है। हमने उनको यही कहा है कि आप बाकी कुछ भी नहीं, हमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हर साल एक बराबर करके लगभग 50,000 करोड़ रुपए के आसपास मिले, तब हम आगे जो है सरवाइव करते हैं। बिल्कुल। इस सवाल के बाद मैं प्योर पॉलिटिकल देहरा पे आऊँगा कि जिस तरह से कॉस्ट कटिंग की बात होती है, खर्चे सीमित करिए, क्या आपकी सरकार ने खर्चे सीमित किए सर? ऐसा है कि शराब से 500 करोड़ रुपए की इनकम जो है कैसे बढ़ी है? क्योंकि बीजेपी हर साल 10% इंक्रीज़ देती थी, ठेके नीलाम नहीं करती थी, और जो है हर बार जो है उसी ठेकेदार को रिपीट कर देती थी। हमने कहा नहीं, टेंडर होगा। टेंडर हुआ, 500 करोड़ रुपए अधिक पे वो टेंडर हुआ है। उसके बाद जो भी प्रदेश में कॉस्ट कटिंग की बात है, आज 1.5 साल होने जा रहा है, कोई आदमी अप्रिशिएट नहीं करता। आप सरकार ने आप देखें कि वही पुरानी गाड़ियों में सब चल रहे हैं। मेजॉरिटी लोग जो हैं, आशीष जी के पास जो गाड़ी है 3 लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ी है, 3 लाख से ज़्यादा चली हुई गाड़ियां हैं। मतलब कि हमने मिनिमम गाड़ी खरीदो और सारा फ्लीट अभी तक वही चल रहा है। मेजॉरिटी जो है फ्लीट वही चल रहा है। हमने सुनिए आप, हमने पानी पे सेस लगाया,
जो वहाँ पे वो जो है केंद्र सरकार ने हमारे खिलाफ जो है कंपनियों को भी ये कहा कि हमारे खिलाफ चलो, और यूनियन मिनिस्ट्री भी अदालतों में गई, सेस हमारे को हम ना लगा पाए, वो उन्होंने साजिश रची। जहाँ भी हम आय का साधन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पे पग पग पे जो है ये लोग अडंगे लगा रहे हैं। खुद इन्होंने एक पैसे, जयराम जी के टाइम में रिसोर्स जनरेशन की एक भी कमेटी की मीटिंग नहीं हुई 5 साल कि प्रदेश के संसाधन कैसे बढ़ाने, एक भी मीटिंग नहीं हुई। अभी सरकार ने तो मेरी अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई है और जो इस पे काम कर रही है। अदरवाइज़ तो उन्होंने तो 5 साल यहाँ तक देखा भी नहीं कि प्रदेश के संसाधनों को कैसे बढ़ाना है जी। तो इसलिए हम लगातार कदम उठा रहे हैं, हर तरफ से देख रहे हैं हम कि किस ढंग से पानी से, बिजली से या जो दूसरे स्रोतों से किस ढंग से हम अपनी आय बढ़ा सकते हैं। अभी हमने सोलर के प्लांट लगाए हैं। ऊना जिला सोलर एनर्जी पैदा कर रहा है। मैं आपके सामने 32 मेगावाट का प्लांट 6 महीने में बना के तैयार कर दिया। पहला प्लांट है जो हिमाचल प्रदेश में बन के तैयार हुआ है। तो कोशिशें हमारी सरकार कर रही है, लेकिन ये है कि जो केंद्र को हमें पैसा देना चाहिए, हमें इन्होंने ना तो डिज़ास्टर में पैसा दिया, ना ही इन्होंने डिज़ास्टर के बाद पैसा दिया, और ना ही हमें कोई ऐसी जो है ये चाहें तो सारे का सारा कर्जा माफ़ कर दें। लगता है आपको कर्जा माफ़ होगा? नहीं, इन तिलों में तेल थोड़ा नहीं है। हमें तो हम खुद देख रहे हैं कैसे करना है। लेकिन एक छोटा स्टेट है, छोटे स्टेट के लिए कोई पैकेज का अनाउंसमेंट कर दें। हमारा तो जो पिछली बार हवाई अड्डे के लिए जो ग्रांट थी, वो ग्रांट नहीं दी इन्होंने। हवाई अड्डे की बात मत करिए, मैं खुद पीड़ित हूँ, इस मुद्दे पे आऊँगा मैं। नहीं, सवाल ये नहीं है, वो तो उसमें तो मंडी के हवाई अड्डे की बात होती है। आप तो पीड़ित कांगड़ा में होंगे कहीं, लेकिन वो तो मंडी के, जब जयराम जी की सरकार थी तो उन्होंने मंडी के हवाई अड्डे के लिए ग्रांट की बात की थी। फाइनेंस कमीशन आया, उन्होंने वो पैसा नहीं दिया। ज्वाला जी मंदिर तक की जो ग्रांट थी वो तक नहीं दी। तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि कांगड़ा को टूरिज्म का जो वो बनाया जाएगा, उसको हब बनाया जाएगा, जब आपके पास मंदिरों तक के लिए उन्होंने हाथ खड़े किए हैं? आम पब्लिक भी तो डिस्टर्ब है सर इस सारे मसले में। ऐसा है कि अगर कांगड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है तो आपको क्या ऐतराज़ है? ऐतराज़ किसी को नहीं है सर। या तो एक तरफ सरकार कहती है कि हमारे पास बजट नहीं है, हमारे हाथ खड़े हैं, दूसरी तरफ हज़ारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स। तो ये आईवॉश है या हकीकत में कुछ है? ऐसा है कि जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनके दूरगामी नतीजे होते हैं और समय लगता है। अब सवाल ये है कि हिमाचल प्रदेश में अगर हवाई अड्डे बनने हैं, ये तो केंद्र को बनाने हैं, ये पैसा सरकार का कोई हिस्सा नहीं है। आप सुनिए, जब प्रदेश की फाइनेंशियल स्थितियां ऐसी नहीं है कि हम जो है इतना पैसा निकाल सकें, वो तो केंद्र ग्रांट देगा। रेल लाइनें बननी है तो केंद्र को पैसा देना है। हमारी राजनीतिक ताकत नहीं है। हमारी 4 MP वाली स्टेट है। हालांकि सब लोग कहते हैं कि जी आप भारतीय जनता पार्टी बहुत राजनीतिक तौर पे दिल्ली में सक्षम है, लेकिन इन्होंने हमें बताएं कि हवाई मार्गों पे इन्होंने हमारी क्या मदद की है, रेल लाइनों पे हमारी क्या मदद की है। अंग्रेज शिमला रेल ना पहुंचाते तो आज दिन तक शिमला रेल नहीं पहुंचनी थी। जो रेल की पटड़ियाँ चौड़ी करनी है उसके लिए कोई पैसा नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम अपने संसाधनों से पैसा दे रहे हैं बीच बीच में। अब कि कितना पैसा हम 500-700 करोड़ रुपया हम रेल लाइनों के लिए दे चुके हैं, लेकिन हमारे तो अभी तक जो बुनियादी ज़रूरतें हैं हमें तो पैसा उधर लगाना है। तो इसलिए जब बाकी राज्यों में एयरपोर्ट बने, जब बाकी राज्यों में रेल लाइनें बनी, तो हिमाचल प्रदेश को तो जो है 100% मदद होनी चाहिए इन प्रोजेक्ट्स के लिए। मैं उसी चीज़ पे आ रहा हूँ सर।
जेपी नड्डा का नाम आता है कि बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। अनुराग ठाकुर कद्दावर नेता थे, अब वो भी एक तरह से साइडलाइन हाशिए पे हैं। तो कांग्रेस यहाँ पे पाँव नहीं जमा पाई। चार जो लोकसभा की सीटें थी, चारों की चारों आप लूज कर गए। अब यहाँ पे एक नारा चला कि एक वोट पीएम को, एक वोट सीएम को। क्या राहुल गांधी के सपने को पूरे करने के लिए हिमाचल कांग्रेस की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी? उसमें से एक भी सीट नहीं निकल पाई, जबकि सरकार भी आपकी बैठी हुई थी। नहीं, ठीक है कि हम लोकसभा चुनाव में जो है वो वैसे नतीजे नहीं आ पाए जैसे जिसकी आप बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ी चुनौती थी सरकार को स्टेबल करने की। हमारी सरकार के खिलाफ साजिश हुई, सरकार तोड़ने की साजिश हुई। यहाँ पे ऑपरेशन जो है लोटस किया गया। 9 लोग जो है उनको साथ मिला के भाजपा ने यहाँ पे अपनी सरकार बनाने की कोशिश की। लेकिन आज स्थितियाँ बदल गई हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, आपकी तो 1.5 साल की सरकार जो थी वो अनस्टेबल हुई, लेकिन राहुल गांधी तो 10 साल काट चुके। अगले 15वें साल में वो एंट्री कर गए कि 5 साल अगले हैं। तो क्या हिमाचल कांग्रेस कहाँ पर फेल हुई कि ये फेलियर जो था ये संगठनात्मक आधार पर रहा, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई फेलियर था कि एक भी सीट ऐसा है ना कि जो हुआ है घटनाक्रम वो तो आपके सामने है। क्या केंद्र इसकी समीक्षा कर रहा है? कभी पूछा हाईकमांड ने कि भैया क्यों इतनी एक सीट भी नहीं दी? नहीं, केंद्र ने अपनी कमेटी बनाई है, केंद्र उसमें समीक्षा करेगा। लेकिन हमारी प्रायोरिटी थी कि हम किसी भी ढंग से अपनी सरकार को जो है, जो हिमाचल प्रदेश में सरकार है, उसको स्टेबल करेंगे। और हमें इन 9 में से मिनिमम 1 सीट चाहिए थी, लेकिन हम तो 35 की बजाय 38 पे पहुँचे हैं और अभी 41 पे भी पहुँच जाएंगे। हम शुरुआत में 40 थे, हम फिर से 40 तो हो जाएंगे। अब तो भाजपा से पूछा जाना चाहिए कि कांग्रेसी 40 थे, 40 हो गए, तुमने क्या पाया, क्या खोया? तुम 6 महीने उछलते रहे सर, तुमने सारा प्रदेश जो है अराजकता में फैला के रखा। पॉलिटिकली जो एक वेवलेंथ होती है सोचने की, वो गजब की शक्ति आपके अंदर है। ये जो सारा खेल हुआ, इसमें ये भी बात आ रही है कि कुछ एक कांग्रेसी और भी शामिल थे जो कि इन्वॉल्व थे, लेकिन जब उन्होंने हालात देखे तो पांव पीछे खींच लिए। तो ये जो सारा घटनाक्रम हुआ यहाँ पर, अगर फेलियर तो कहीं ना कहीं हुआ, अगर वो फेलियर हुआ है कांग्रेस की तरफ से तो किस एंड पर हुआ? नहीं, ऐसा है कि केंद्र में उनकी सरकार थी। अगर उन्होंने हिमाचल प्रदेश गिराने की साजिश रच ली तो फेलियर कहाँ से है? हमने तो अपनी सरकार स्थिर कर ली। फेलियर वहाँ पे है सर जहाँ पर आपके 6 लोग आपको छोड़कर चले गए। अरे भाई, उन्होंने पता नहीं क्या पैकेज दिया, क्या उनके किस ढंग से उन्होंने लोगों को मिलाया। और वो ऐसे थोड़ा नहीं है, वो पहले सरकारें तोड़ते रहे। उन्होंने जो है मध्य प्रदेश की सरकार तोड़ी, उन्होंने कर्नाटक की सरकार तोड़ी, उन्होंने कई जगह की सरकारें तोड़ी। हिमाचल क्यों इस लिस्ट में शामिल? अरे हिमाचल, आप हमारे को अप्रिशिएट क्यों नहीं करते कि हमने अपनी सरकार बचा ली? वो अप्रिशिएट करता हूँ, वो अप्रिशिएट करता हूँ। सरकार भी आपने बनवाई थी, बचा भी ली, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि कभी चिंतन हुआ इस बात पे कि अगर ये 6 लोग जो छोड़कर चले गए, आप लोगों के छक्के छुड़वा दिए इन 6 ने, 3 दूसरे भी चले गए, तो कहीं ना कहीं फेलियर तो किसी स्तर पर रहा होगा। अरे भाई, 6 की बात आप कर रहे हैं, 4 ने अपने एमएलएशिप खो दी, नौकरी खो दी। 6 में से अगर 4 हलाक हो गए तो आप ये भी तो देखो कि आप 6 में से 2 द्वारा बढ़ सके, 4 निकल गए। अब 3 और जो हैं, 3 के 3 हो जाएंगे मेरे को तो लगता है, जब जिस ढंग से हम वो कर रहे हैं। तो सवाल, आप बेसिक सवाल देखो कि हम 40 आए थे, 40 ही फिर से हो जाएंगे, 40 से 41 हो जाएंगे। तो हमने तो जो करना था हमने कर दिया। लेकिन भाजपा ने से पूछो कि इन्होंने 6 महीने जो यहाँ पे हाय तौबा मचा के रखी, सरकार बना रहे थे, 4 तारीख को बना रहे थे, अब फिर कह रहे हैं बढ़ाएंगे, ये करेंगे, तो इन्होंने क्या बीच में पाया खोया? आप बताओ ना। मैंने देखो, ये हमेशा से एक हमारी बात हुई थी कि भाई जब भी सरकारें आएंगी पॉलिटिकल पोस्टों पे कोर्टों में नहीं जाएंगे। लेकिन जब मैं पहले सीपीएस बना था तब ये कोर्ट में गए, उसके बाद हमारे 12 सीपीएस 11 और बने, 12 तब भी ये कोर्ट में गए। जब मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना तब भी ये कोर्ट में गए। अब हाई कोर्ट ने कह दिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया पूरे देश में डिप्टी चीफ मिनिस्टर ठीक है। अब सीपीएस को लेके शोर मचाते हैं। अभी भी जो हमारे 6 सीपीएस को लेके बार बार, भाई जो मर्जी कर लें, ये
मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता देना चाहता हूँ, और आप भी अपने चैनल पे खुल के बोलो, एक जो मर्जी कर ले, हिमाचल प्रदेश की सरकार नहीं गिरने वाली। ये चलनी 3.5 साल जयराम एंड पार्टी नारे लगाएं, सड़कों पे जाएं और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं। ये नई सरकार बनाने का ख्वाब छोड़ दें। सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की है और कांग्रेस पार्टी सारे के सारे एमएलए सब लोग एकजुट हैं। सरकार पे आंच नहीं आ सकती, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। परिंदा क्या जी, एक 6 दाने चुग के ले गया, दूसरा परिंदा भाजपा वालों का। बट एनी हाउ भाई, मैं एक लास्ट में एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। दाने चुग के ले गया तो गले से निकाल भी लिए। बात सही है बड़का जी। अब मेरे को एक बात बताओ आप कि बीइंग ये सारी चीज़ें होंगी कि ये इनको कोर्ट कचहरी करने की आदत है, सारी चीज़ें इसमें सामने आ गई, लेकिन लास्ट में ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि यहाँ पर कमलेश भाभी को आप किस मार्जिन से देख रहे हैं। उसके बाद एक सवाल छोटा सा और आएगा। ऐसा है कि कमलेश जी की मैं एक बात तो आपको बताऊं, नॉट ओनली कि वो चीफ मिनिस्टर की वाइफ है, कि आप या ये कहें कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वो जो चुनाव प्रचार खुद कर रही हैं वो डाउन टू अर्थ और ग्राउंड लेवल का प्रचार कर रही हैं। हर व्यक्ति से मिल रही हैं, झुक के उनसे बात कर रही हैं, प्यार से उनसे बात कर रही हैं। उनको जो है विश्वास हो रहा है उनसे मिलने के बाद कि ये यहाँ पे जो है नया अलख जगेगा। और देरा की आप देख ही रहे हैं, देरा की स्थितियाँ क्या रही हैं। अब एक तरफ निर्दलीय थे जो बार बार कह रहे थे कि सरकार हमारे को नहीं सुनती, एक तरफ ऐसी शख्सियत आ गई जिसको सरकार क्या सब सुनेंगे। तो इसलिए अब ये तो 6-7 दिन की देरी है और कमलेश जी यहाँ से एमएलए बनने के बाद देरा का पूरा नॉमेनक्लेचर बदल जाएगा। अब देखो, हमने कहा कि हम यहाँ पे एसपी बिठाएंगे, हमने यहाँ कहा एससी बिठाएंगे या दूसरे जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी करेंगे। भाजपा को ये पसंद थोड़ा नहीं आ रहा है। आप यहाँ पर नज़र आ गए, पूरी टीम कांग्रेस की नज़र आ गई, लेकिन जिस तरह से बीइंग कांग्रेस प्रेसिडेंट प्रतिभा सिंह को यहाँ पर नज़र आना चाहिए था वो नहीं आई। अब क्या मैं ये मानूँ कि जो पुरानी रिवायत है वो चली हुई है? नहीं, प्रतिभा सिंह आ रही हैं। ऐसा है कि 3 सीटों पे इलेक्शन हो रहे हैं। ये तय है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कब किस सीट पे जाना है, पार्टी प्रेसिडेंट ने कब किस सीट पे जाना है और मैंने कब जाना है। ये सारा तय है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आपको कोई बहुत बड़ी खबर नहीं मिलने वाली इसमें। लास्ट पक्का लास्ट सवाल मेरा, यहाँ पर हम अक्सर देख रहे हैं कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी को पता है कि हम किस तरह से डेंजर जोन में फंस गए हैं, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। वो बिल्कुल डीपली पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके जो सो कॉल्ड शब्द इस्तेमाल करूंगा, जो लीडर्स हैं, वो या तो कमलेश भाभी को अपनी शक्ल दिखा रहे या सुखू भाई को अपनी शक्ल दिखा रहे, वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं जहाँ पर उनको जाना चाहिए, यानी वोटर्स तक। ऐसा तो नहीं है। मैं आपको बताऊं कि हमारे बहुत जिम्मेदार एमएलए हैं और वो अपनी टीम में लेके गांव में घर तक दस्तक दे रहे हैं। कुछ एक नहीं, ऐसा है कि जो जिन लोगों की ड्यूटियां लगी हैं, जिनको ग्राउंड पे काम करना है, वो सब कर रहे हैं। ठीक है, ये मुख्यमंत्री जी को का हल्का है, मुख्यमंत्री जी से मिलने भी लोग आएंगे, लेकिन जिन लोगों की प्लेसमेंट हुई है इस चुनाव को लड़ने के लिए, वो सब जो है पेनिट्रेट कर रहे हैं, वो सब अपनी अपनी जगह जा रहे हैं और एक बहुत बड़े मार्जिन से हम सीट जीतने जा रहे हैं। बहुत इम्प्रेसिव मार्जिन से हम सीट जीतेंगे। वैसे भी अब आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। उनको भी अब पता लग गया कि ये सीट हमारी रीच से बाहर चली गई है। उनके लोग भी मानने लग पड़े हैं जी। तो और 3-4 दिन के अंदर और ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। और ठीक है, ये तो प्लस पॉइंट है कि सरकार हमारी है और हमारी रहेगी 3.5 साल। तो लोगों को जिनको काम कराने हैं, वो हमारे साथ चलेंगे। ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सरकार है, लोग आप बताओ भाई, आप मेरे को ना फंसा दे रहे हो बार ना। मैं क्लोज करने की सोच रहा हूँ। एक बात आ रही कि 3.5 साल हमारी सरकार है। हाँ। क्या 3.5 साल के बाद बीजेपी के आने के सार दिख रहे हैं आपको? 3.5 साल के बाद बीजेपी आ जाएगी? ऐसा है, जब अगली टाइम आएगी सर चुनाव की बारी,
तो उस समय देखेंगे। अभी तो 3.5 साल है ना। अब आप लोग तो चाहते हैं कि कर्फ्यू लगा दो, कि ये भी ना कहो कि जी हमारी सरकार है। अब हमारी कांग्रेस की सरकार है, 3.5 साल अभी है। हमने काम करने हैं, दुनिया को पता है कि हमने काम करने हैं। दुनिया को पता है कि ये जो लोग कह रहे हैं कि हमारे काम नहीं होते थे, हमने इसलिए छोड़ दी। भाई तुम्हारे से नहीं होते थे, करने वाले आ रहे हैं तो कर देंगे। तो इसमें आपको क्या परेशानी हो रही है? सरकार मेरे को नहीं, बीजेपी वालों को नहीं। बीजेपी की परेशानी से आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। आपकी परेशानी से लगता है। हमारी देखो ऐसा है, ये भाजपा से पूछा जाना चाहिए। ये 2-3 सवाल आपको पूछने चाहिए उनसे बड़ा, कि भैया आपने क्या खोया क्या पाया? 6 महीने आपने पूरे प्रदेश को टांग के रखा, और 6 महीने के बाद कांग्रेस 40 थी और 40 को फिर क्रॉस कर गई। तो फिर तुमने क्या किया? भाई एक बात बोलूं, आपके पास है छोटा सा हेलीकॉप्टर, 4 बंदे खींचतान के बीच में आते हैं, उनको देखो 6 के 6, 9 के 9 बंदे घूम रहे वहाँ पे। ये यहाँ तो ये भी बोलते हैं कि जी हमें तो सीएम साहब के साथ बैठने का मौका नहीं मिलता है। ऐसा है, आपने देखना 10 तारीख के बाद ये जो 7 लोग फ्री हो गए, 4 पहले फ्री हुए, 3 और फ्री हो गए। भाजपा का कार्टर इनको नज़दीक नहीं फटकने देगा। ये तो 4 दिन के मेहमान हैं, टॉलरेट कर रहे हैं बीजेपी वाले। चलो और बड़े तो वो भी नहीं कर रहे। आ रहा हूँ आपके पास। मेरे पास मैम अब ना बीइंग ए पत्रकार बोल जाओ, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, आप इसको एनालाइज किस तरह से करेंगे सर? क्योंकि आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपने राजनीतिक पत्रकारिता जो होती है वो प्रदेश में आपने शुरू करी थी, इसी से इनकार नहीं किया जा सकता। देहरा को एक लाइन दो कि भी इस वक्त ये हालात है, पत्रकार मुकेश अग्निहोत्री। नहीं, हमने आपको बताया ना कि देरा का तो स्वर्णिम टाइम आ रहा है, देरा का तो गोल्डन टाइम आ रहा है। नेक्स्ट है 3 साल में जो देरा, जो यहाँ पे नारे लगते थे, देरा कोई नहीं तेरा, ये जो नारे लगते थे, ये एकदम से रिवर्स होने जा रहा है। देरा सब कुछ तेरा ही तेरा है। सरकार का द्वारा साहब से मिल के आया। नहीं, यहाँ पे जो होना है, यहाँ पे डेवलपमेंट का जो अलख जगना है, जो विकास का, कल्याण का, गरीब की सेवा का जो एजेंडा यहाँ पे आना है, इसलिए ऐसी अपॉर्चुनिटी देरा के लोगों को मिली है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, मौका मिल गया कांग्रेस का एमएलए बनाने का। एमएलए बनाओ और सब कुछ पाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। डन सर, थैंक यू बड़का जी बात करने के लिए। मैं थोड़ा सा बाकियों से कर लेता हूँ, क्योंकि इन्होंने बाहर जाते मेरे को पीटना कि तू बात नहीं की, मत्था टेक दे। नहीं, मैं तेन दसन लगी है कि साडा एमएलए कितने घूम रहा, बैठ गल करवानी है। तू कह रहा ना थोड़े वर्कर नहीं, गुस्सा आ गया। एमएलए नहीं जा रहे। अजय भाई उतनी देर इधर आ गया, मैडम को गुस्सा। अजय भाई कैसे देख रहे हैं आप ये चुनाव? ये चुनाव थोड़ी देखना है। नहीं, मैं चुनाव की बात कर रहा हूँ। जो मुकेश भाई ने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि ये चुनाव हम जीतने जा रहे हैं, और 13 तारीख को आप देखोगे एक ऐतिहासिक फैसला देगी देरा की जनता। ठीक है, हरीश जनार्था भी हमारे साथ हैं। जनार्था भाई आप? ये अच्छा है कि सब प्रयास है, कांग्रेस इकट्ठे होकर इस इलेक्शन को लड़ रही है और अच्छे मार्जिन से हम 3 सीटें जीत रहे हैं। ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर शांडिल भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब कैसे देख रहे हैं आप इस हेल्थ को, कि हेल्थ इज वेल्थ है या कुछ और है? देखिए, जैसे हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय ने आपको बड़े डिटेल में जवाब दिए, मैं तो समझता हूँ कि ये जो थोड़ा सा अंधकार इन्होंने लोकतंत्र के बीच में डाला है जी, इसका शीघ्र ही सवेरा भी होगा। और जैसे इन्होंने कहा, यहाँ का हमें ज़खारा नेरा भी जाना और देरा भी साइड होना। आई थिंक श्रीमती कृष्णलेश ठाकुर इज डूइंग वेल, गोइंग ऑन द ग्राउंड। और रियली स्पीकिंग, जो मैं समझता हूँ जो करना चाहिए एक कैंडिडेट को, उससे भी वो ज़्यादा कर रही हैं। और मुझे पूर्ण आशा है कि ये अच्छे मार्जिन से जीत निकलने वाली है, जैसा जी। संजय रतन भाई, रत्नों के रतन संजय रतन, आप चमचमाती हुई क्या टिप्पणी करनी चाहेंगे इसकी? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुदरत ने देरा को मौका दिया है, देरा के मतदाताओं को मौका दिया है। अगर ये मौका कुदरत ने ना दिया होता तो 15 महीने के बाद ये जो है वो रिज़ाइन करके ना वापस आते और चुनाव को जो है वो देरा के लिए जो है घोषित करवाते। तो आज देरा के लिए जो ये कुदरत ने मौका दिया है, सुनहरी अवसर दिया है देरा के विकास को आगे बढ़ाने का। श्रीमती कमलेश ठाकुर जो है कांग्रेस की विधायिका के रूप में देरा के विकास को आगे ले जाएंगी और यह स्वर्णिम मौका है देरा के लिए। मतलब बाबी जी जिंदाबाद। चुक्किया फोन नहीं दिक्कत नहीं, चुक्किया ना बोल।
भाई साहब देखो फोन नहीं उठाया, मैं नाम नहीं लूंगा किसको मिला रहे हो मैं नहीं उठाया। नाम भी आपने भी नहीं लेना। देख उन्हें मैं- देख आया था मैं हुन करने लगे देख ले आए चलो तो ये बातचीत आपको कैसे लगी? आपने बात करनी मैंने नहीं उठाया फोन, कोई चक्कर नहीं। देख ले तो मैं फिर ओ नहीं गुड डे गुड डे। तो ये बातचीत आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगता है जब एक टीम काम करती है और खुद माहौल आप विशाल थोड़ा सा दिखाइएगा कि कंफर्ट लेवल होता है जो कि बड़ा कम देखने को मिलता है। और इस कंफर्ट जोन में जिस तरह से कांग्रेस की टीम बैठी हुई है, तो ये जो पॉलिटिकल कंफर्ट है ये रिश्तों को भी दर्शाता है कि नेताओं के साथ किस तरह के रिश्ते आम आदमी के साथ होते हैं, किस तरह से अपनी टीम लीडर जो होना चाहिए उसमें किस तरह की भाव होने चाहिए। तो ये आपको दिख रहा होगा। चलते चलते आशीष भाई आ गए, क्या दिखा दे रहे? जीत रहे जी। कमलेश ठाकुर जी बिल्कुल भारी मतों से जीत रही हैं। कमलेश भाभी पालनपुर वाली सामी भी करने हैं तो एक गल बात करी लगी जरूर करने दसने हो। धन्यवाद।